नमस्कार दोस्तों, आज के डायबिटीज रिवर्सल के सेशन में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हमने पहले भी 2 सेशंस के अंदर डायबिटीज रिवर्सल के बारे में बहुत डिटेल में बात की है। अगर आपने अभी तक वो दोनों एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो आई कार्ड में है, आप उनको जाके देख सकते हैं। डायबिटीज रिवर्सल होता क्या है, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। डायबिटीज रिवर्सल का मतलब होता है जब डायबिटीज़ हो जाती है तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लग जाता है, वेट गेन हो जाता है, मेडिसिन्स बढ़ जाती हैं, साथ साथ में जो डायबिटीज़ की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होने लगती हैं वो भी बढ़ने लगती है। इन सब चीज़ों के कम होने को ही हम डायबिटीज रिवर्सल बोलते हैं। जब आपकी जो ब्लड ग्लूकोज है वो कम होने लगती है नेचुरली विदाउट एनी मेडिसिन्स, आपका फैट सेल्स, आपका मोटापा कम होने लगता है, आपकी जो मेडिसिन्स है वो कम होने लगती है, एकदम छूट जाती हैं, और साथ में जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो कम होने लगती है या एकदम ठीक हो जाती हैं, उसको बोलते हैं डायबिटीज रिवर्सल। मेरा पर्पस एज ए MBBS डॉक्टर एंड फेलोशिप इन डायबिटीज यही है, ये जो साइंस है डायबिटीज रिवर्सल की, ये हर किसी तक पहुंच सके। इसीलिए मैं ये सारे वीडियोस बनाता हूं ताकि ये नॉलेज हर किसी इंसान को मिले और हर एक इंसान हेल्दी रह सके, डायबिटिक फ्री रह सके, और जिनको डायबिटीज़ है वो अपने डॉक्टर खुद बनकर अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सके। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि हम इस एपिसोड में मोटापे का और डायबिटीज़ का क्या कोरिलेशन है, या कोरिलेशन है भी है नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे, और मोटापे के क्या क्या कारण हैं, मोटापे को कैसे दूर किया जा सकता है, और ये मोटापा कम करने से डायबिटीज़ कैसे रिवर्स होती है, इसकी साइंस को बहुत ही डिटेल में सीखेंगे। मोटापे को इंग्लिश में ओबेसिटी बोलते हैं। ओबेसिटी एक लैटिन वर्ड से आया है जो कि है ओबेसस, जिसका मतलब है फैट। इंडिया डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बन चुकी है। 2017 में डायबिटिक पर्सन्स का जो नंबर था वो था 729 मिलियन, लगभग 725 करोड़। आज की डेट में 2022 में ये नंबर अप्रॉक्सीमेटली 10 करोड़ हो चुका है। अगर हम देखें, हर 100 आदमी के पीछे 7 या 8 लोगों को डायबिटीज़ है। वर्ल्ड वाइड जो डायबिटीज़ का बिजनेस है वो नियर अबाउट $300 बिलियन का है। बहुत बड़ा नंबर है। HBO के ऊपर मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, डॉक्यूमेंट्री का नाम था द वेट ऑफ द नेशन। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको ज़रूर देखिएगा। वो बताता है कैसे अमेरिका ने पिछले 20 सालों में 5 गुना ज़्यादा मोटे लोग क्रिएट कर दिए हैं। 1980 में जो संख्या थी मोटापे की या ओबीस पर्सन की वो सिर्फ 4% थी, जो कि बढ़ के नियर अबाउट 20% हो गई है। लगभग 5 गुना ओबेस लोग बढ़ गए हैं। धरती का बोझ बढ़ रहा है, जैसे हम बोल रहे हैं। मोटे लोग हो रहे हैं, ज़्यादा बीमारियां लग रही हैं। बीमारियां भी कौन कौन सी जो पहले कभी सुनी नहीं गई थी। शायद आपको नहीं पता होगा, डायबिटीज़ के कारण मोटापा होता है? बिल्कुल नहीं। मोटापे के कारण डायबिटीज़ होती है। यहाँ पर मैं बार बार बोलना चाहूँगा, हम टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में बात कर रहे हैं, बाकी टाइप 1, टाइप 3, टाइप 4 के बारे में यहाँ पे डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है हम बात नहीं करेंगे। आने वाले एपिसोड में जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस आएंगे, जैसे जैसे आपकी क्यूरियोसिटी होगी, मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं मोटापा होता कैसे है और मोटापे से होने वाली प्रॉब्लम कौन कौन सी है और क्यों होती हैं। मोटापा होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। मतलब क्या, हम बहुत आलसी हो गए हैं, हम काम करना बंद कर दिया है। हम लोगों ने जो एक्सरसाइज होती थी, नॉर्मल लाइफ होती थी, उसको भी कम कर दिया है। आप अगर नोट करेंगे, डायबिटीज़ कब बढ़नी शुरू हुई? 1980s के बाद में। यही वो समय था जब हमारी लाइफ में टीवी आया, मोबाइल आया, लैपटॉप आया, कंप्यूटर आया। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, उसकी पीठ के ऊपर चढ़ के डिफरेंट तरह की बीमारियां बढ़ती गई। तो ये कह सकते हैं, जितना हम आलस दिखाते हैं, जितना हम बैठ के काम करते हैं, उतनी हमारी बीमारियां बढ़ रही हैं। मोटापे के कारण हमें हार्ट डिजीज होती है, लिवर की डिजीज होती है, किडनी की डिजीज होती है। डायबिटीज तो मदर ऑफ ऑल डिजीजेस है। इसके साथ साथ में डिप्रेशन भी आता है, और रिसेंट रिसर्च बताती है जो लोग मोटे होते हैं उनको ज़्यादा कैंसर, डिफरेंट टाइप के कैंसर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। जो दूसरा कारण है, जो ओबेसिटी का जो एक एपिडेमिक बन गया है, एक बीमारी बन गई है। मैं बार बार बोलता हूँ ओबेसिटी बीमारी है। आप बोलेंगे नहीं, ओबेसिटी बीमारी थोड़ी होती है, मोटापा बीमारी थोड़ी होती है। मैं मानता हूँ, आप भी मानते हैं, मोटापा एक बीमारी है।
क्योंकि कोई भी इंसान मोटा होना नहीं चाहता, ओबीस होना नहीं चाहता। हाँ, नॉर्मल वेट होना चाहेगा, किसी का वेट बहुत कम होगा वो नॉर्मल वेट लेके जाना चाहेगा। कोई ऐसा नहीं बोलेगा भाई मेरे अंदर ना ऐसा हो 40% फैट हो, मैं मोटा होना चाहता हूँ। ऐसा इंसान आज तक तो मुझे नहीं मिला है। तो ओबेसिटी का जो नेक्स्ट कारण है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। अगर आप देखेंगे पिछले 40-45 सालों में हमारे फूड की हैबिट्स एकदम चेंज हो गई है, और मेनली 100 साल से चेंज ज़्यादा होनी शुरू हुई थी, लेकिन पिछले 20-30 सालों में ये बर्गर, ये पिज़्ज़ा, ये डिब्बा बंद फूड, ये आपके लिए अच्छा है, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ टेस्टी है, और उसको बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ प्रमोट करते हैं टीवी के ऊपर, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, तो खाने का मन बढ़ता है। एक छोटी सी एग्जांपल लेना चाहूँगा नेस्ले का बेबी फूड का। इस जगह पे नेस्ले ने अपना एक बेबी फूड बना दिया, तो नेस्ले को उसको बेचना था। तो नेस्ले ने क्या किया, कुछ तो बेच पाता था, जिन माओं को दूध नहीं आता था, दूध कम आता था, जिनको प्रॉब्लम थी या कुछ जॉब पे जाती थी, लेकिन उसको सभी को पिलाना था। तो नेस्ले ने क्या किया, डॉक्टर्स के पास गया, डॉक्टर्स को बोला आप बताइए ये नेस्ले का जो बेबी फूड है कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है। तो डॉक्टर्स ने नेस्ले की बात मान के उस बेबी फूड को हर एक बच्चे को रिकमेंड करना शुरू कर दिया। ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है डॉक्टर्स ने रिकमेंड करना क्यों शुरू कर दिया। तो प्रमोट क्या किया जाता था एडवर्टाइजमेंट में, टीवी के ऊपर, न्यूज़पेपर के ऊपर, कि नेस्ले जो फूड है वो सुपर फूड है, बच्चों को ग्रोथ करता है, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, और सभी लोग ये मान रहे थे। और जिन लोगों के पास पैसे भी नहीं थे उन लोगों ने भी माँ का दूध छोड़ के बच्चों को बेबी फूड खिलाना शुरू कर दिया। बाद में स्टडी आई, बेबी फूड की वजह से टाइप 1 डायबिटीज हो रहा है, मदर का मिल्क सबसे उत्तम है। नेस्ले ने तो ये बोलना शुरू कर दिया था मदर का मिल्क कुछ भी नहीं होता, उसमें कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बच्चे का दिमाग तेज करना है, बॉडी अच्छी बनानी है तो ये फूड दीजिए। तो ये अवेलेबिलिटी होती है, जिस तरह कल्चर होता है, जिस तरह का सिखाया जाता है हमें, वो फूड हमें अच्छा लगता है। वो हमें लगता है एक साइंटिफिक पर्सन बोल रहे हैं ना, डॉक्टर बोल रहा है, डॉक्टर एक पढ़ा लिखा इंसान होता है, तो लोग सभी लोग उसकी बात मानते हैं। लेकिन जैसे जैसे साइंस बढ़ रही है वैसे वैसे नॉलेज भी बढ़ रही है। मैं यहाँ पे एक बात और बोलना चाहूँगा, मैं किसी भी डॉक्टर के नॉलेज के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचेंगे डॉक्टर्स के पास नॉलेज कहाँ से आती है और वो नॉलेज को किस तरह से यूज़ करते हैं, तो आपको इसके पीछे एक बड़ा सारा स्कैम नज़र आएगा या एक बड़ी सारी साजिश नज़र आएगी। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने MBBS की हुई है, तो मेरी नॉलेज कहाँ से आई हुई है? सबसे पहले मेडिकल बुक्स से। तो आप जानते हैं वो मेडिकल बुक्स का करिकुलम है वो कौन डिज़ाइन करता है, मेडिकल बुक्स में क्या पढ़ाया जाएगा कौन डिज़ाइन करता है? किसी एक सरकार नहीं, इसके लिए बहुत सारी बड़ी कंपनीज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं जो डिसाइड करते हैं डॉक्टर्स को क्या पढ़ाया जाएगा। दूसरी जगह कौन सी है जहाँ पे डॉक्टर सीखते हैं, वो है कॉन्फ्रेंसेस। तो आप जानती हैं कॉन्फ्रेंसेस को कौन स्पॉन्सर करता है? आप कॉन्फ्रेंस हो डायबिटीज़ की जिसके अंदर बताया जाए डायबिटीज़ से कैसे बचा जाए, उसका फूड जाके देख लो, किस तरह का फूड लगा हुआ है, डॉक्टर्स किस तरह का फूड खा रहे हैं, पता चल जाएगा वो कॉन्फ्रेंस का रियल पर्पस क्या है। थर्ड नॉलेज डॉक्टर्स की कहाँ से आती है? कुलीग से, क्योंकि जो चीज़ उनको आती है वही साथ वाले को बताएंगे ना। जो चीज़ उनको पता ही नहीं है, पढ़ाई नहीं जा रही है, जिस चीज़ का कल्चर ही डेवलप नहीं किया गया है, वो चीज़ उनको कैसे पता होगी? फोर्थ टाइप यहाँ से डॉक्टर्स को नॉलेज आती है वो है मेडिकल जर्नल्स एंड रिसर्चेस। आप जानते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो रिसर्चेस के ऊपर कैसे करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं, और उनका पर्पस क्या होगा? अगर उन्होंने रिसर्च के ऊपर कुछ पैसा खर्च किया है तो वो वापस आना चाहिए। तो आप जान जाओगे वो नॉलेज कहाँ आती है और किस ढंग से यूज़ होती है। फिफ्थ जगह कौन सी है जहाँ से डॉक्टर्स को नॉलेज आती है? वो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, जो डॉक्टर्स को बताते हैं कौन सी मेडिसिन अच्छी है, वो मेडिसिन दूसरी कंपनी से कैसे बेटर है, ये मेडिसिन इस मेडिसिन से कैसे बेटर है, ये महंगी दवाई जो है वो पुराने वाली सस्ती दवाई से कैसे अच्छी है। तो डॉक्टर्स की जो नॉलेज है जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं वहीं से आएगी। इसीलिए मैं बड़े ही विनम्रता से माफ़ी मांगता हूँ कि डॉक्टर्स को हम मानते हैं सब कुछ आता है, लेकिन सच्चाई ये है जिस तरह से साइंस इवॉल्व हो रही है, जिस तरह से डिफरेंट फैक्टर्स, डिफरेंट प्लेयर्स अपनी गेम खेल रहे हैं, डॉक्टर उसके अंदर सिर्फ एक प्यादा है। हो सकता है मेरी इस बात से कुछ लोगों को दुख लगे, कुछ लोग इस बात को एक्सेप्ट ना करें जो मेरे ही कोलीग हैं, लेकिन प्राइवेट में वो मेरे को बहुत बार बोलते हैं, संदीप तू जो बात कर रहा है ना ओपन में हम नहीं कर सकते हैं, इसको कैरी ऑन करना, लगे रहना, तुम सही राह पे जा रहे हो। यही एक मोटिवेशन है जो मुझे मोटिवेट करता है
और बात करने के लिए और खुल के बात करने के लिए, ताकि ये डायबिटीज रिवर्सल की बात या डिजीज रिवर्सल की बात सबके साथ कर सकूं और ये नॉलेज साइंस सभी लोग जान सकें। जिनको डायबिटीज़ है वो अपनी डायबिटीज़ रिवर्स कर सके, जिनको नहीं है वो बच सकें। जैसे कि हम हर एक वीडियो में आपसे एक क्विज पूछते हैं, आपको डायबिटीज़ के बारे में कितनी नॉलेज है। तो आज का जो क्विज है बहुत ही सिंपल है। आप मुझे ये बताइए, किसी इंसान को ओबीस कब बोलेंगे? जब उसका BMI 25 से कम हो, 25 से 30 हो, 30 से 35 हो या 35 से 40 हो। BMI कितना हो? आप इसका आंसर अभी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। नेक्स्ट रीजन जो है हमारे मोटापे का, जो साइंस बोलती है, वो है हमारी गट हेल्थ। गट हेल्थ का मतलब क्या है? हमारे इंटेस्टाइन के अंदर हमारी बॉडी से 10 गुना ज़्यादा कीटाणु, जीवाणु, बैक्टीरियाज रहते हैं जो डिफरेंट तरह के केमिकल्स और हार्मोन्स बनाते हैं, जो हमारी बॉडी के हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं, या हमारी बॉडी के हार्मोन्स को, मिनरल्स को, डिफरेंट चीज़ों को बैलेंस करते हैं। जब 25 साल पहले मैं मेडिकल फील्ड में आया था, तब उस समय पढ़ाया जाता था हमारी बॉडी के अंदर कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जैसे पेनक्रियास है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, उनके स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं, डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर अपना असर डालते हैं। इस तरह से बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है, हार्मोनी है, वो बनी रहती है। लेकिन रिसेंट जो स्टडी है वो ये बोलती है हमारी बॉडी का, चाहे वो नर्व सेल हो, मसल सेल हो, ब्लड सेल हो, हर एक सेल अपने आप में एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो जिस तरह का हम फूड खाते हैं वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है हमारी गट हेल्थ को, और डायरेक्टली हमारी गट हेल्थ इफेक्ट करती है हमारी बॉडी के डिफरेंट डिजीजेस को, स्पेशली क्रॉनिक डिजीजेस को। मैंने बहुत सारी डाइट्स को स्टडी किया, जैसे कि एटकिंसन डाइट, कीटो डाइट, डॉक्टर खादर बलीज डाइट, डॉक्टर विश्व राय चौधरी डाइट, डॉक्टर नील बर्नार्ड्स डाइट, डॉक्टर डीन ऑर्निश डाइट। ऐसे पता नहीं सब लोगों ने, कितने लोगों ने अपनी डाइट को बना रखा है और बोलते हैं हमारी डाइट बेस्ट है। लेकिन मैंने इन सब डाइट को स्टडी करके एक जो डाइट निकाली है, जहाँ मैं बोल सकता हूँ ये चीज़ें सही है, डाइट नहीं बोल सकते, ये चीज़ इसकी सही है, ये चीज़ इसकी सही है, ये चीज़ इसकी सही है, एक तरह का एक साइंस बनाई है। उसके बारे में आने वाले वीडियो में बात करते रहेंगे। कौन सी डाइट अच्छी है, कौन सी डाइट की कौन सी बात अच्छी है और कौन सी डाइट की कौन सी बात अच्छी नहीं है, ताकि हम अपने आप को हेल्दी एंड फिट बना सके और अपनी डिजीज को रिवर्स कर सके। नेक्स्ट जो बहुत बड़ा कारण है वो है लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हमारी बॉडी को डिफरेंट मिनरल चाहिए, जो कम चाहिए उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, या विटामिन चाहिए। जिस तरह का हम खाना खाते हैं उससे हमारी बॉडी के अंदर मिनरल्स और विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। वही डेफिशिएंसी हमारे मोटापे को और डिफरेंट डिजीजेस को, क्रोनिक डिजीज को बढ़ाती है। यहाँ पे एक क्विज का क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ, जितने भी नॉन वेज हैं, चाहे वो अंडा है, फिश है, चाहे वो चिकन है, तो उनके अंदर फाइबर कितना होता है? इसको भी कमेंट में लिखिएगा, आंसर अंत में बताऊंगा। नेक्स्ट रीजन है स्लीप, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। जो लोगों की स्लीप बहुत डिस्टर्ब्ड होती है, और ये कह सकते हैं जिनके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, जिन लोगों के अंदर कमजोरी होती है, डायबिटीज होती है, उनकी नींद वैसे ही बहुत डिस्टर्ब रहती है। मैंने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, कैसे जब हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ जाती है तो हमें ज़्यादा प्यास लगती है और ज़्यादा लू आता है, उसकी वजह से भी हमारी नींद है डिस्टर्ब रहती है। जिनको एंजाइटी होती है उनको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स जिसको बोलते हैं वो ज़्यादा होता है, ताकि हम एकदम से एनर्जी को यूज़ कर सके। हर समय जो बॉडी होती है एक तरह से अर्जेंसी में रहती है, तो उन लोगों को भी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वो लगता है बॉडी स्टोर कर ले, पता नहीं किस समय इमरजेंसी पड़ जाए, तो उन लोगों के अंदर भी मोटापा ज़्यादा होता है। एक यहाँ पे बहुत बढ़िया बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, जो रिसेंट स्टडी है तो वो ये बोलती है जो हमारी डिफरेंट डिजीजेज हैं उसका एक कारण इन्फ्लेमेशन भी है। इन्फ्लेमेशन मतलब क्या? जैसे हमें की चोट लग जाती है तो यहाँ पे क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स आते हैं, उस वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, लाल लाल हो जाता है। हमारी बॉडी उस चीज़ को एक तरह से इक्विलिब्रियम में लेके आ रही है, उस चीज़ को ठीक कर रही है। लेकिन मानो हमारी बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर हमेशा ही इन्फ्लेमेशन रहे, तो भी इन्फ्लेमेशन भी एक रीज़न है हमारी बॉडी के अंदर डायबिटीज होने का, क्योंकि इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे सेल्स के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ती है। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है मेटाबॉलिक रेट। हम सबका मेटाबॉलिक रेट अलग अलग है। मतलब क्या, हमारे अंदर जो कैलोरीज है, जो बर्न होती है, एनर्जी बर्न होती है, किसी की बहुत फास्ट होती है, किसी की बहुत स्लो होती है। जिनकी स्लो होती है इसका मतलब उनका मेटाबॉलिक रेट कम है, जिनकी फास्ट बर्न आउट होती है उनका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा है। जिन लोगों के अंदर फैट ज़्यादा होगा तो उनका मेटाबॉलिक रेट भी कम होगा, और जिन लोगों के अंदर मसल मास ज़्यादा होगा उनका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगा। यानी कि जिनके अंदर मसल्स हैं तो वो लोग ज़्यादा खाना खाएंगे फिर भी मोटे नहीं होंगे,
उनके अंदर मेटाबॉलिज्म ज़्यादा फास्ट चलता है, और जो लोग मोटे हैं, कम खाना भी खाएंगे तो और मोटे होने के चांस उनके बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट जो रीज़न है मोटे होने का वो है बहुत सारी मेडिसिन्स भी हमें मोटा करती हैं, जैसे कि स्टेरॉइड्स, इवन बहुत सारी एंटी डायबिटिक ड्रग्स भी हमें मोटा करती है, जिनमें इंसुलिन एक है, इंसुलिन हमें मोटा करती है। और लास्ट मैं बोलता हूँ जेनेटिक फैक्टर्स, जैसे कि एक हार्मोन होता है जिसका जीन अगर बॉडी में सही काम ना कर रही या ना हो, अगर लेप्टिन हार्मोन पैदा ना हो तो हम मोटे हो जाते हैं। लेप्टिन एक ऐसा हार्मोन है, जैसे ही इंसुलिन रिलीज होती है उसके साथ साथ में ही लेप्टिन आता है, बाद में सेल्स लेप्टिन हार्मोन को रिलीज करता है। जो लेप्टिन हार्मोन है ब्रेन को सिग्नल देता है और खाना मत खाओ, पेट भर गया। इसको एक सेटिस्फेक्शन हार्मोन भी बोलते हैं। जिनके अंदर स्विच ऑफ का बटन ही नहीं होगा, लेप्टिन नहीं होगा, तो वो ज़्यादा खाना खाते रहेंगे। वही लेप्टिन बाद में ब्रेन के थ्रू, जो नर्व्स हैं, नर्व्स के थ्रू सेल्स को सिग्नल भेजता है, अभी आपने जो फैट को स्टोर किया हुआ है उसको बर्न आउट करना शुरू कर दो। अगर लेप्टिन नहीं होगा तो सेल्स फैट को बर्न आउट नहीं करेंगे, और यहाँ पे जो खाने का स्विच ऑफ है वो भी नहीं होगा। ये कुछ कारण थे मोटापा होने के, लेकिन हम डायबिटीज़ को और मोटापे को डिस्कस कर रहे थे। क्या डायबिटीज़ और मोटापा एक दूसरे से रिलेटेड है? हाँ, बिल्कुल रिलेटेड है। यहाँ पे मैं कुछ टर्म्स आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, जैसे कि BMI, बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट इतना अच्छा इंडिकेटर नहीं है, पास्ट में यूज़ करते थे, लेकिन आजकल बहुत सारी ऐसी मशीन्स आ गई हैं जो चेक करती है हमारी बॉडी के किस किस ऑर्गन में कितना कितना फैट है, कितने कितने मसल्स हैं। तो हम BMI की ही बात करते हैं। अगर BMI 25 से कम है तो उसको नॉर्मल माना जाता है, अगर 25 to 30 है उसको ओवरवेट बोला जाता है, और 30 से ऊपर है तो उसको ओबीज बोला जाता है। साइंस ने और डिफरेंट स्टडी ने ये पाया है, नॉर्मल लोगों से ओवरवेट को डायबिटीज़ होने के 7 गुना ज़्यादा चांस होते हैं। आगे जो बात करूँगा उससे आप शॉक हो जाएंगे। नॉर्मल लोगों से जो ओबीज लोग होते हैं, यानी कि जिनका जो BMI है 30 से ऊपर है, उनको डायबिटीज होने के 30 गुना ज़्यादा चांसेस है। अब देखा गया है जो लोग ओबीज है और डायबिटीज हो गया है, क्यों डायबिटीज हो गया? क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है। इंसुलिन जो है वो सेल्स के ऊपर काम नहीं कर रही है, इसके लिए ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ गया है। जैसे भी अपना वेट कम करते हैं वैसे ही जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है, वैसे ही उनका डायबिटीज रिवर्स होना शुरू हो जाता है। वीडियो के दौरान मैंने क्विज पूछा था, ओबेसिटी किसको बोलते हैं, ओबीज लोग किसको बोलते हैं? उसका आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिया है। जिनका BMI 30 से ज़्यादा होता है उनको ओबीज बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, नॉन वेज, अंडा, चिकन, उनके अंदर फाइबर कितना होता है? उसका आंसर है 0 अंडा। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ के अंदर फाइबर रिच डाइट का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे हम डिफरेंट फाइबर रिच डाइट खा के अपने बॉडी के अंदर डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। मेरे वीडियोस थोड़े से लंबे होते हैं क्योंकि इनमें मैं इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देता हूँ, इसमें मैं कुछ एक्शंस लेने को बोलता हूँ। आपको इस वीडियो में कुछ वैल्यू लगी है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करने के बोलें, ताकि मेरा जो मिशन है डायबिटीज़ रिवर्सल की नॉलेज और साइंस हर किसी इंसान तक पहुँच सके और सभी लोग हेल्दी रह सकें। आप इसमें मेरा साथ दें। थैंक यू वेरी मच।